हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.4। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.3 अच्छे से कंप्लीट कर ली है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकें। तो देखो, प्रश्नावली 3.4 शंकु के छिन्नक पर आधारित है। ठीक है, अब छिन्नक क्या होता है हम ये समझेंगे, इसके बाद हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें छिन्नक को समझ लेते हैं, शंकु का छिन्नक क्या होता है। ठीक है, तो प्रश्नावली है 13.4 लिख लेंगे। प्रश्नावली 13.4 किसके आधारित पर? शंकु का छिन्नक। ठीक है, तो उसके हम समझेंगे शंकु का छिन्नक क्या होता है। शंकु का छिन्नक, तो यहाँ पे हम एक शंकु ले लेते हैं। ठीक है, शंकु तो जानते होंगे ना आप किस तरह बनता है। ये हमने एक शंकु ले लिया। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो गई। देखो, इसी के आधार के समांतर, ये आधार हो गया ना शंकु का, गोला टाइप में। ऊपर तो एक शीर्ष हो गया, ये आधार हो गया। तो इसी आधार के समांतर, ठीक है, बराबर समांतर हम यहाँ से कहीं से भी बीच से काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे काट दिया। ठीक है, अगर इसको फिर हम अलग अलग करेंगे तो कैसे बनेगा? एक तो ऊपरी भाग शीर्ष वाला ऐसे आ जाएगा। ठीक है, निचले वाला भाग कैसे आएगा जब हम अलग करेंगे? तो नीचे वाला भाग कुछ ऐसे आएगा। देखो, ये इस शंकु, बड़े वाले शंकु को हमने आधार के समांतर यहाँ से काट दिया। ठीक है, जब काट दिए अलग अलग करेंगे तो ये एक भाग बचेगा, एक भाग ये बचेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो फिर सेम इसी तरह दिखने लगेगा, ऐसा दिखेगा ना। तो देखो, ये शंकु था और यहाँ पे इस अगर ऊपरी वाले भाग को ले लेंगे तो ये भी एक शंकु बनेगा, बस इससे छोटा ही रहेगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या आयतन सब बदल जाएगा, लेकिन शंकु ही तो दिख रहा है। ये भी तो शंकु दिख रहा है। ये वाला आपको क्या होगा, ये शंकु नहीं दिख रहा है, ये आपको इसको बोलना है शंकु का छिन्नक। ठीक है, इसमें ऊपरी सिरा कट गया तो इसको हम बोलेंगे शंकु का छिन्नक निचले वाले भाग में। ठीक है, ये तो सेम शंकु के जैसे दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको जोड़ देंगे तो सेम ये भी आ जाएगा, लेकिन जो शंकु का छिन्नक बोलते हैं हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है 13.4 शंकु के छिन्नक पर ही आधारित है। ठीक है, इसके 3 फार्मूले होते हैं जो आपको याद रखना होगा। इसमें देखो 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक तो त्रिज्या ये निचले वाली, एक त्रिज्या ऊपरी वाली भाग का। ये वाला भाग खुला होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कहीं भी तंबू लगाते हैं तो यहाँ पे जैसे ज़मीन में ये तंबू लगा हुआ है तो यहाँ पे निचले वाला भाग खुला ही तो होता है। ठीक है, ये ज़मीन से ढका होता है, तो इसमें जब खुले वाले भाग की बात करेगा तो नीचे वाले भाग खुला रहता है। ठीक है, अगर जब कभी ऊपर वाला भाग खुला रहेगा तो बोलेगा कि ऊपरी सिरा खुला हुआ है। ठीक है, तो हम जो मानते हैं वो निचले वाला भाग खुला रहता है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन से लगाएंगे तो नीचे तो कुछ ढकते नहीं हैं, नीचे तो ज़मीन ही रहती है। ये वाला भाग खुला रहता है, ये ऊपर सभी पूरा ढका रहता है। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक में 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक त्रिज्या ये हो गई, एक ऊपर त्रिज्या हो गई। इसको आप R1 बोल सकते हैं, इसको आप R2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 3 फार्मूले थे जो आपको याद रखना होगा। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, तो आपको समझा भी देंगे तो और आसान समझ में आ जाएगा। अगर किताब में बस कह देंगे कि आप याद कर लेना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ज़्यादा आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया। तो लिख देते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन। पहले आप ये बताओ शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन, अभी छिन्नक नहीं है, केवल शंकु है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु का छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं शंकु का आयतन। ठीक है, उसी से समझाएंगे ना, 1/3 पाई r²h, ये होता है शंकु का आयतन। सेम उसी के जैसे यहाँ पे त्रिज्या 1 थी ना, तो उसको स्क्वायर करके h कर दिया। यहाँ पे त्रिज्याएं, शंकु के छिन्नक में 2 त्रिज्याएं हैं, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, फिर एक बार गुणा कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सेम वैसे ही रहेगा। अब 1/3 लिख लीजिए, पाई लिख लीजिए, यहाँ पे h भी मल्टीप्लाई में, पहले h लिख लीजिए। अब आपको r लिखना है, त्रिज्या लिखनी है। ठीक है, तो त्रिज्या यहाँ पे 1 थी तो स्क्वायर h कर दिया। इस वाले शंकु में देखो, केवल शंकु में एक ही त्रिज्या है, ये वाली। ठीक है,
और शंकु के छिन्नक में 2 त्रिज्याएँ हैं, तो आपको क्या करना है, 1/3 पाई h कर दिया। आपको जब त्रिज्याएँ लिखने की बारी तो आप कर दीजिए r1 का स्क्वायर, r1 ये वाला हो गया, ठीक है, प्लस r2 का स्क्वायर मतलब ये वाली त्रिज्या का स्क्वायर, प्लस एक बार r1 गुणे r2 कर दीजिए। हो गया शंकु के छिन्नक का आयतन का फार्मूला ये हो गया। समझ में आया कि नहीं? सेम शंकु के जैसे ही जब आपको r लिखने की बारी आए तो आप वहाँ पे r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 गुणे r2 कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से हम लिख देते हैं 1/3 पाई h कर दिया, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। r का जो है त्रिज्या हम बाद में लिखेंगे, h पहले कर दिया। ठीक है, अब हम r1 का स्क्वायर, डबल त्रिज्याएँ होती हैं, r2 का स्क्वायर प्लस r1 गुणे r2। ठीक है, शंकु के छिन्नक का आयतन याद हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम दूसरा देख लेते हैं, शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पहले देखो क्या होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यही होता है ना। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है पाई। अब आप कर लीजिए आर क्या लिखेंगे? आर में हमने आपको बताया था ना, इसमें 2 आर होते हैं, तो यहाँ पे r1 प्लस r2। अब आप एल कर लीजिए। शंकु का केवल क्षेत्रफल क्या होता है? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो यहाँ पे r डबल है ना, तो r1 r2 और l कर दिया। सेम वैसे ही मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, इसमें डबल त्रिज्याएँ हैं तो डबल त्रिज्याओं को लेकर चलना पड़ता है। अब तीसरा है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले देखो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, मतलब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो सेम इसी के जैसे हम लिखेंगे, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई r1 प्लस r2 l प्लस, यहाँ पे डबल त्रिज्याएँ है ना, यहाँ पे केवल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे डबल त्रिज्याएँ हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे डबल त्रिज्याएँ है ना, यह तो केवल शंकु का क्षेत्रफल है ना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था तो यहाँ पे केवल r स्क्वायर था, एक ही त्रिज्या थी। यहाँ पे डबल त्रिज्या है तो r1 और r2 का प्लस का जोड़ दिया, r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बुक में लिखा हुआ है, अभी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन सूत्र थे, फार्मूले थे, आपको जो याद रखना है। अब हम देखते हैं, आपको फार्मूले भी दिखाते थे, फिर हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 फार्मूले लिखे हुए हैं, 1 2 3। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या है? 1/3 पाई h, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। ठीक है, सेम वैसे ही है। सेकंड क्या है? शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r1 प्लस r2 और l। ठीक है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई l r1 r2, इसमें पहले r1 r2 फिर बाद में l, बात तो ये गुणा में ही है। ठीक है, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने पाई कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट यहाँ पे पाई कॉमन लेके लिख दिए हैं r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हमने ये वाला अभी नहीं फार्मूला आपको बताया। अब अगर आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम इसको भी लिख देते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक शंकु के तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं? एल, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल बराबर रूट h1 h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यही तो निकालते हैं ना शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे h तो सेम है, आपको ऊंचाई h माने ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे जो त्रिज्या रहेगी वो r1 माइनस r2 कर दीजिएगा, मतलब बड़े वाली त्रिज्या से हम छोटी वाली त्रिज्या घटाएंगे जब हमारा शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई निकलेगा। तो ये वाला फार्मूला लिख देते हैं, इसको भी हम यहाँ पे। चौथा कर लीजिए, हालांकि चौथा एक फार्मूला नहीं है, वो तिर्यक ऊंचाई आप जानती हैं। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर h का स्क्वायर। h क्या है? h ऊंचाई है। ठीक है, r1 माइनस r2
मतलब बड़ी वाली त्रिज्या से हम छोटी वाली त्रिज्या घटा देंगे, ये तिर्यक ऊंचाई होगा। अब हम 13.4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 13.4 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। जो गिलास है वो छिन्नक के आकार का है, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता मतलब उसमें कितना पानी आता है, आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें तो सब पता हो गया ना आयतन का फार्मूला क्या होता है। और यहाँ पे व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है तो मतलब त्रिज्या निकाल लेंगे, दोनों सिरों की त्रिज्या निकाल लेंगे क्योंकि दोनों व्यास दे रखा है दोनों सिरों का, और यहाँ पे ऊंचाई भी दे रखी है। तो पूरा हमें दे रखा है, सीधा आयतन लिख देंगे, गिलास का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, शंकु कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पे शंकु नहीं है, गिलास की, ठीक है। गिलास क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। गिलास की ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें गिलास के जो दोनों सिरे हैं उनका व्यास कितना दे रखा है, लिख लेंगे, दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं, सीधा त्रिज्याएं लिख रहे हैं, व्यास क्या लिखें, ठीक है। त्रिज्याएं मतलब व्यास का आधा ही तो होता है। तो पहले सिरे का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और दूसरी व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। 2 का भाग देते हैं, ठीक है। दोनों त्रिज्याएं आ गई। अब हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें सीधा से निकालना है गिलास की धारिता, मतलब गिलास का आयतन निकाल लेंगे। गिलास की धारिता मतलब क्या होता है, आयतन, उसमें कितना पानी आएगा। फार्मूला क्या पड़ा है, 1/3 पाई h कर लीजिए। अब आप r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 गुणे r2, पाई r स्क्वायर h होता है उसका फार्मूला शंकु का। यहाँ पे r की जगह आपको इतना प्रोसेस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1/3 पाई की जगह 22/7, इसमें गुणे h क्या है, h क्या दे रखा है 14, ठीक है। आप r1 का स्क्वायर, r1 आप इसको मान लीजिए, r2 इसको मान लीजिए, ठीक है। r1 कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। r2 का स्क्वायर 1, 1 का एक स्क्वायर करेंगे 1 ही, 2 गुणे 1 यहाँ पे कर लेंगे, सीधा यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया। आप एक बार लिख लीजिए, चाहे 2 का स्क्वायर कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए। 7 दूनी 14, तो 22 गुणे 2 44, ठीक है। और यहाँ पे 4 1 5, ये 2 1 गुणे 1 2 ही रहेगा, ठीक है। तो 2 1 3 4 7। अब देखो कोई कट रहा है, यहाँ पे कोई नहीं कट रहा ना, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 308/3। आप भाग दे दीजिए, इसमें कितना आएगा, ये 3 1 3 0, 3 दूनी 6, और ये फिर 3 6 18, 3 6 18, मतलब 102.66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये इसकी धारिता आएगी गिलास की, ठीक है, आयतन मतलब। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, सीधा हमने फार्मूले में रख दिया, जो दिया था आ गया आंसर, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई दे रखा है, तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप जानते हैं, अगर वृत्तीय में देखेंगे तो उसको हम परिधि बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे परिधियाँ लिखा भी है। परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई दे रखी है, और इसमें वृत्तीय क्षेत्रफल, वृत्तीय सिरों के परिमाप मतलब परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्तीय मतलब वृत्त, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो यहाँ पे पहले 2π r1 करके 18 कर देंगे, 2π r2 करके 6 कर देंगे, वहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, पाई का मान रख के, ठीक है। दोनों की त्रिज्या निकाल लेंगे, h दिया है, फिर हम इसकी क्या निकालना है, इसकी हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी, ठीक है, इसकी हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, आराम से निकाल लेंगे। चलो करते हैं इसको हम। तो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी जो आकृति हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम शंकु का छिन्नक, इसमें हम आकृति नहीं बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आया। अब इसकी हम आकृति बना लेते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में आकृति बना के आपको समझा दे रहे हैं।
ये हमने एक छिन्नक बनाया। छिन्नक मतलब वही शंकु का कटा हुआ भाग, ठीक है। इसमें जो त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या ये है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में जो दे रखा है हम इस चित्र में पहले दर्शा देते हैं, ठीक है। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है, ठीक है। ये तिर्यक की ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई होती है। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों तिर्यक ऊंचाई हैं। आगे बोल रहा है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप मतलब परिधियाँ, अभी परिमाप से ही हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको पहले हम जो भी दिया लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें दर्शाते चलते हैं, ठीक है। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 वृत्त हैं ना, वृत्तीय शिरों के परिमाप, दो व्यास दे रखे हैं, 2 परिधियाँ दे रखी हैं। तो मतलब एक जो व्रत होगा बड़ा होगा, एक व्रत होगा छोटा। ये वाला व्रत बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। तो लिख लेंगे बड़े व्रत की परिधि मतलब परिमाप, उसमें सेम वही है, ठीक है। परिधि क्या होती है, व्रत की परिधि 2 पाई r होती है। तो हम 2 यहाँ पे त्रिज्या निकलेंगी, तो आप r1 करके पहले को 18 के बराबर कर दीजिए, 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे r1 बराबर 18। अब आप करिए यहाँ पे तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 7 इधर 18 में गुणा हो जाएगा और 22 दूनी 44 का भाग आ जाएगा। तो R1 क्या निकला, 18 गुणे 7 बटे 22 गुणे 2 44। मतलब ये भाग तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे करेंगे ना, एक का उस वाले पूरे में भाग में जाएगा, 7 का गुणे 18 के साथ होगा, फिर R1 की जगह हम डायरेक्ट हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा था क्या, यहाँ पे हम अब काट देंगे, ठीक है। दोनों 18 और ये जाएगा आपका 22, तो 9 7 63 बटे 22। R1 का मान कितना निकला, 63 बटे 22, ठीक है। अब हम छोटे व्रत की परिधि निकाल लेते हैं, उससे भी हमारी त्रिज्या निकल आएगी। छोटे व्रत की परिधि मतलब 2 पाई R2 आ जाएगा यहाँ पे। R2 किसके बराबर, 6 सेंटीमीटर के बराबर। 2 पाई का मान 22/7, R2 यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे अब की बार हम आपको समझा देंगे, उसमें हमने डायरेक्ट R2 लिख के मान रख दिया था। देखो यहाँ पे 22 यहाँ पे काट देंगे, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, तो ये हम इसको काट सकते हैं। 2 1 2 2 3 6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 22 गुणे R2, यहाँ पे तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 21 हो जाएगी, एक नहीं बराबर 21। अब यहाँ पे R2 की जगह हम मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 21/22। ये R2 का मान आ गया 21/22। अब R1 और R2 दोनों का मान निकल आया है। अब हमें निकालना, यहाँ पे हम लिख देंगे R1 का मान कितना है, R1 का मान है 63/22 और R2 का मान क्या है 21/22। ये R2 त्रिज्या थी, ये R1 त्रिज्या थी। अब हम किस शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी छिन्नक निकालना है ना। छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमने आपको यहाँ पे लिखा रखा है, देखो यहाँ पे शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 + R2 गुणे L। तीनों चीज़ हमारे पास है कि नहीं, ये जहाँ पे पाई का मान तो है ही, होता ही 22/7। R1 भी हमने निकाल लिया, R2 भी निकाल लिया है, L तो हमारा दिया ही था। सीधा सा आपको इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख के दिखा दें, शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, इधर लिख देते हैं, ठीक है। फार्मूला यहीं पे लिख देते हैं। फार्मूला होता है पाई R1 + R2 और L। अब मान रख दीजिए सीधा 22/7। R1 का मान कितना आया है 63/22 प्लस R2 का मान कितना आया है 21/22। L का मान कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यही दे रखा है ना। अब जो भी कटेगा काट देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे यहीं पे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखो 22/7, ये तो सब जुड़ जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 84/22 गुणे 4। अब देखो कोई कट रहा है, 11 दूनी 22, ये नहीं कटेगा ना, ये 11 दूनी 22 नहीं कटेगा 11 से, तो इसको हम काट देंगे। यहाँ पे ये 11 से नहीं कट रहा है, यहाँ पे 22 1 22 कर दीजिए, 22 1 22, दोनों 22 कट गए। अब आप इसको 7 से काट दीजिए, 84 को कट जाएगा, ठीक है। 12 7 84 होता है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। क्या बचा
12 गुणे 4 यही बचा ना, तो 12 36 बचाओ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया शंकु के छिन्नक का। ठीक है, तो हमने सीधा फार्मूला में रख दिया, आंसर निकल आया। अब हम अगला तीसरा नंबर देख लेते हैं। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। तुर्की टोपी तो आप जानते होंगे ना, देखो यहाँ पे आकृति में बनी हुई है, ये वाली तुर्की टोपी है 13.24 आकृति में, ये तुर्की टोपी है। इसका जो निचली भाग होता है वो खुला होता है और ऊपरी भाग ढका होता है। ठीक है, हमने अगर आप टोपी लगाएंगे तो कैसे, यहाँ से खुला हुआ भाग इसी को हम सिर में ढकेंगे, ऊपर वाला भाग तो ढका होता है ना, बंद होता है टोपी लगाते हैं तो मतलब निचले वाला भाग खुला होता है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, छिन्नक के आकार की आगे दे रखा है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब नीचे वाले भाग की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या यहाँ की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई ये वाली। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई अभी हम इसकी आकृति बनाएंगे, आपको समझा देंगे, 15 सेंटीमीटर है। तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसका हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। प्रयुक्त पदार्थ मतलब देखो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें साइड वाला जितना भी क्षेत्रफल होता है हम ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप बात होती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वहाँ पे हम ऊपर नीचे दोनों, वो ऊपर नीचे वाला भाग भी ले लेते हैं, मतलब साइड वाले भाग को तो छोड़कर हम ऊपर वाला भाग भी ले लेते हैं। ठीक है, मतलब साइड वाला भाग और ऊपर वाला भाग दोनों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की भाग, तो साइड में जितना है ये वाला सब भाग, ये वाला भाग तो लेंगे ही लेंगे। यहाँ पे निचले वाला भाग में तो कुछ माल भरा नहीं है, ये तो खोखला है, क्योंकि हम इसमें सिर ढकेंगे ना, तो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल लेंगे। ऊपर वाला भाग कैसा है, सर्कल के आकार में, तो ये वाला भाग लेंगे और ऊपर वाला भाग लेंगे, नीचे वाले भाग में नहीं, इसमें कोई अगर पूछा पूरे ये भी बंधा होता फिर हम इसको देखते, तो यहाँ पे हमारी दो त्रिज्याएँ होती, पाई आर स्क्वायर, शंकु के छिन्नक के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में हम दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले सर्कल का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो इसको हम समझाते हैं तो आपको और आसान समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना, हम बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम छिन्नक बना लेते हैं, वो टोपी बना लेते हैं जो छिन्नक के आकार की है। ठीक है, ये हमने एक टोपी बनाई, इसकी ऊंचाई जो दिया हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, और इसमें क्या दे रखा है, खुले सिरे की त्रिज्या, खुला वाला भाग यही तो है, यहीं से तो हम सिर ढकेंगे, ऐसे जाएंगे, ये खोपड़ी हमारी ढक जाएगी, तो ये वाला भाग खुला होता है ना 10 सेंटीमीटर। और इसमें क्या दे रखा है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये वाले सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं, हमें बताना है प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अभी हमने पढ़ा है शंकु का क्षेत्रफल, शंकु वाले में पहले देखेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो होता है, मतलब ये वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर देखेंगे शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की जगह क्या रखेंगे, R1 प्लस R2 एल कर देंगे, प्लस यहाँ पे हमने आपको लिखाया था पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, यही हमने लिखाया था ना। यहाँ पे देखो R1 R2 मतलब ये आप इसको R1 बोल दीजिए, इसको आप R2 बोल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने बताया था ये वाला भाग अगर ढका होगा तो इसका भी हम क्षेत्रफल लेंगे जो कि सर्कल के आकार में। हम एक कन्फ्यूजन आपकी दूर करना चाहते हैं। देखो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आपको साइड वाले क्षेत्रफल लेना होता है, मतलब ये वाले भाग का क्षेत्रफल, ये जो है ये वो है। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आपको साइड वाला क्षेत्रफल तो लेना ही लेना, और ऊपर और नीचे दोनों क्षेत्रफल वो भी ले लेना है। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करना है तो ऊपर नीचे वाला भी क्षेत्रफल हम लेंगे। केवल साइड वाले क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर एल बस आता है उसमें, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर वाला भाग भी हम लेंगे, नीचे वाले भाग में तो कुछ खोखला है ना, उसमें तो हम कोई भी माल नहीं लगा हुआ है,
मतलब उसमें बनाने में कुछ नहीं है ना, वो तो खोखला है। तो ऊपर वाला क्षेत्रफल, ऊपर वाला भाग किसके आकार में है, वो भी एक सर्कल है, गोला क्या है, तो उसको हम ले लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस r2 और l। यहाँ पे आप ये वाला भाग ले लीजिए r2 का स्क्वायर, इसको r2 है, ये वाला भाग की तो त्रिज्या कुछ त्रिज्या तो दी है, लेकिन ये वाला भाग हम नहीं लेंगे क्योंकि ये वाले भाग में कुछ भी ढका नहीं है, केवल ये वाला भाग बस ढका हुआ है, ये तो खोखला है, ये वाला भी क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम साइड का क्षेत्रफल लेते हैं। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम साइड वाले क्षेत्रफल के साथ में ऊपर नीचे वाले भाग का भी क्षेत्रफल लेते हैं। ऊपर यहाँ पे ऊपर वाला भाग तो ढका हुआ है, उसका क्षेत्रफल लेंगे, नीचे वाला भाग खोखला है तो उसका हम क्षेत्रफल नहीं लेंगे। अब आपको समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो जो दिया है, लिख लेंगे छिन्नक के खुले मतलब निचले वाले भाग, ठीक है, खुले सिरे की त्रिज्या, मतलब इसको हम कर देंगे r2 कह दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम r1 वाला लिख देंगे तो इसको आप r2 कह दीजिए या r1 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप r1 ही कह दीजिए, r1 10 सेंटीमीटर। छिन्नक के ऊपरी सिरे की त्रिज्या मतलब r2 4 सेंटीमीटर। टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई मतलब L 15 सेंटीमीटर। तो अब हम लिख लेंगे, देखो हमने आपको फिर से समझा दे रहे हैं आपको फिर से, ठीक है। शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम साइड वाला क्षेत्रफल लेते हैं, जो भी साइड हो। शंकु के जरूरी नहीं, बेलन की बात करेगा तो भी हम साइड वाला क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। अगर बात कर रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम साइड वाला क्षेत्रफल तो लेंगे, मतलब वक्रपृष्ठ तो क्षेत्रफल लेंगे, ऊपर वाला भाग भी लेंगे, उसका भी क्षेत्रफल हम लेंगे, ऊपर नीचे वाले का भी क्षेत्रफल लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाला जो भाग है वो तो खोखला है, उसका हमें क्या क्षेत्रफल लेना, हम ऊपर वाले भाग बस का क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब सीधा, प्रयुक्त पदार्थ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब जहाँ जहाँ पे टोपी बनाने में मटेरियल लगा है, यहाँ पे नीचे तो कुछ भी पृष्ठ नहीं है, ठीक है, वो तो खुला है, समझ रहे हो बात। यहाँ पे हम लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब ऊपर छोटे वाले सर्कल का क्षेत्रफल लिख लेंगे, छोटे वाले या ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ठीक है, ऊपरी वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपरी वृत्त छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, समझो बात की नहीं। ये वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे अगर नीचे वाला भाग भी टोपी से ये भी बंधा हुआ होता तो यहाँ पे हम इसका भी क्षेत्रफल लेते, पाई r स्क्वायर r1 का स्क्वायर, यहाँ पे केवल हम r2 का स्क्वायर बस लेंगे, ठीक है। अब लिख लेंगे हम पाई r की जगह हम क्या लिखेंगे, r1 प्लस r2 और l, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई, ये वाली त्रिज्या क्या है r2 का स्क्वायर, मान रख दो, सिंपल सा है। पहले देखो दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई मतलब 22/7 दोनों में कॉमन ले लिया, दोनों में हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे r1 की जगह क्या रखेंगे, r1 का मान आपका दे रखा है 10, r2 का मान कितना दे रखा है, r2 का मान आपका 4 सेंटीमीटर, l का मान कितना है, l का मान आपका 15 है, यहाँ पे r2 का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 22/7, ये आपका 14 गुणे 15, तो 14 गुणे 15 करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौक 60 और 15 एकन 15, 15 छः कितना हो जाएगा, 15 छः 21 आ जाएगा, 210, 4 का स्क्वायर 16, 22/7 गुणे जोड़ देंगे 6 और ये 2 और ये 2, 226, काट दो, कोई कट रहा है, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, देखो इसको काट के चेक करो, नहीं कटेगा ना, इसको नहीं काटेंगे, नहीं कटेगा, ठीक है।
हमने गलत कर दिया, ये कटेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे, किसका, 22 गुणे 226/7, फिर भाग दे देंगे, इन दोनों का गुणा करो, 49/72 आएगा शायद, /7 कर देंगे, भाग दे देंगे इसका, 7×7 = 49 और कितना 0, 7×1 = 7, यहाँ पे दशमलव लगाया, 7×2 = 14, बचा 6, 7×8 = 56, इतना ही रख लीजिए, 701.28 क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्रयुक्त क्षेत्रफल क्या आया, 701.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ऊपर से खुला है। अभी हम क्या समझ रहे थे, नीचे से खुला होता है, लेकिन यहाँ पे बता रखा है ऊपर से खुला है, तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, ठीक है। जैसे कोई ये वाली टोपी थी, तो ये इस टोपी को हमने पलट दिया, मतलब ऊपरी वाला भाग खुला हो गया, ठीक है। जब ऊपरी भाग खुला होगा तो वहाँ पे खुद बताएगा। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। निचले और ऊपरी सिरा मतलब बड़े वाला भाग, बड़ी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है, याद रखना उसमें, क्योंकि हमने उसको ऊपर कर दिया है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। जब हम इसका आयतन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हम 20 से गुणा करेंगे, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर हम 100 का भाग देके यहाँ पे 100 सेंटीमीटर भाग में तोड़ेंगे, फिर हम 8 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम समझते चलते हैं। पहले देख, ये वाला जो भाग होगा हम ऊपरी वाली त्रिज्या बड़ी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमारी त्रिज्याएँ दे रखी हैं, फिर हम उसका आयतन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है उसमें दूध का मूल्य, अब उसमें कितना दूध आएगा, मतलब उसका आयतन कितना है, पहले आयतन निकालेंगे, फिर हम वहाँ पे जो भी आएगा उससे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, पहले हम इसकी आकृति बनाते हैं, ठीक है। इसका जो है कि ऊपरी वाला भाग खुला है, ठीक है, जैसे हमने अभी टोपी ली थी, लेकिन इसका उल्टा कर देंगे टोपी का। तो हम इसकी आकृति, ये छिन्नक कैसे बनेगा, ये छिन्नक आपका ऐसे कुछ बनेगा, इसको हम उल्टा किए हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपरी भाग खुला है, ये नीचे हो गया और ये ऊपरी भाग हो गया, क्योंकि ऊपरी भाग खुला है तो ये वाला भाग हमारा खुला है, ठीक है, ये वाला भाग तो बंद ही है। उल्टा करें हम, इसमें जो त्रिज्याएँ दे रखी हैं, इसकी ऊंचाई पहले देख लो, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ 16 सेंटीमीटर, और इसमें जो त्रिज्या दे रखी है, निचले सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊपरी वाली की कितनी है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्याएँ दे रखी हैं, ठीक है। तो बोल रहा है आगे, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब पहले हम इसका आयतन निकालेंगे, इसमें दूध कितना आ रहा है भाई, आयतन तो वही आएगा ना, इसमें कितना दूध आएगा। अब जितना भी दूध आएगा फिर हम 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से फिर उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना दूध आएगा अभी यही नहीं पता, इसमें 1 लीटर आएगा, 2 लीटर आएगा, कितना आएगा अभी हमें पता नहीं। जब हम आयतन निकाल लेंगे उसका 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले जो भी दिया हम लिख लेंगे। छोटे वृत्त की त्रिज्या 8, बड़े वृत्त की त्रिज्या 20, ऊंचाई क्या रखी 16। पहले हम इसका तो लिख लेंगे पहले पूरा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, R1 कितनी है 8 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 कर लेंगे, उसको कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। छिन्नक की ऊंचाई कितनी दे रखी है, छिन्नक की ऊंचाई, ये कुछ ब्लर हो जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम छिन्नक की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई मतलब h दे रखा है आपका 16 सेंटीमीटर। तो सीधा सा आयतन निकालेंगे हम, पहले उसमें देखेंगे कितना दूध तो आया है, लिखेंगे छिन्नक का आयतन। क्या होता है फार्मूला पढ़ा है ना आपने, 1/3 पाई h
R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। R1 R2 गुणा कर देंगे। फार्मूला तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। 1/3 22/7, H का मान 16, R1 का मान 8, R2 का मान 20, R1 8, R2 20, ठीक है। जो भी कटेगा काट देंगे। यहाँ पे तो कोई नहीं कट रहा है। 1/3 22/7 16, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 20 का स्क्वायर 400, 8 दूनी 16, 160। 1/3 22/7 16, यहाँ पे जोड़ दो 4, 6 6 6 6 12, 4 1 5 5 1 6, कितना आया 624। अब जो भी कटेगा काटेंगे, उसको कटें। 7 से ये दोनों कट रहे हैं क्या? ये कट रहा है। 3 से काट दो पहले इसको। 3 दूनी 6, 3 8 24। अब ये 208 जो है कि 7 से कट रहा है कि नहीं? 7 दूनी 14, नहीं कट रहा है ना। गुणा कर दो जब नहीं कट रहा है तो, ठीक है। तो 22 × 16 × 208 बटे 7, तो इसका आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 22 × 8 करेंगे तो पहले हम इधर कर लेते हैं। 208 × 22 कितना आएगा? 2 × 16 2 दूनी 4, 2 × 16 2 दूनी 4, 7 5। कैलकुलेशन आपको इसमें करनी आनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब करना आपको आना चाहिए। 16 छक्का 96, 9 16 7 112, 112 में आप 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 112 में आप 9 जोड़ेंगे तो 121 हासिल 12, और 16 5 80, और 80 12 92 हासिल 9, 16 चौक 64। 64 में आप 9 जोड़ेंगे तो 64 में आप 9 जोड़िए, कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 73। यहाँ पे आप लिख दीजिए 73। कितना आया? 73,216, 73,216 बटे 7, भाग दे दीजिए आप। ये जाएगा आपका 1, 7 1 7, 7 चौक 28, कितना गया? 4, 7 5 35, कितना गया? 6, 7 9 63, 7 चौक 28, मतलब 1459.4 इतना कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर गुणा में गलती नहीं है तो इतना कुछ सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। आपको चेक कर लेना है ये गुणा कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। हमने तो सही किया है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप सही कर लीजिए। अब इसके आगे का मैटर हम देखते हैं। यहाँ पे किस में आया? सेंटीमीटर क्यूब में। अगर यहाँ पे लीटर में आता तो सीधा हम 20 में गुणा कर देते। यहाँ पे लीटर में नहीं आया है, आप डायरेक्ट 20 से नहीं गुणा कर सकते। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में आया है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/10 लीटर होता है, ठीक है। 1/10 लीटर। तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर क्यूब है? 3। यहाँ पे 3 बार सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपको क्या करना है? 1459.4। यहाँ पे अगर कुछ और भी आ रहा है तो आप उस मान को रख के चेक कर लेना, ठीक है। देखो मैंने इसको अभी कैलकुलेशन की नहीं थी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर कुछ यहाँ पे गुणा में प्रॉब्लम भी है तो आप सही से कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर क्यूब 3 बार है तो यहाँ पे 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10 कर लेंगे, ठीक है। देखो इसके गुणा में कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं कि मैंने चेक किया तो गुणा में यहाँ पे कुछ दूसरा आ रहा है, 10,000 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे भाग दो सही से। 7 1 7, फिर यहाँ पे हमने डबल बार लिया था ना 7 चौक 28, तो यहाँ पे 0 हम बढ़ाएंगे ना। देखो 10,000 यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, ठीक है। ये ऐसे आएगा, ठीक है। 10,459 आएगा, ऐसे आएगा। हमने यहाँ पे देखो 7 1 7, फिर हमने 32 ले लिया था तो यहाँ पे 0 नहीं। जब डबल अंक भाग देते हैं तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमने 0 नहीं लिया था, बाकी सब सही था। तो कोई छोटी चीज़ से गलती में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। अब यहाँ पे हम भाग दे 104.59 बटे 1000 हो जाएगा। अब इसमें 10,459.4 में हम 1000 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये 10 पॉइंट, यहाँ पे ये 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा तो 10.45। आप इसको कर लीजिए
किस में आएगा, लीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने एक सेंटीमीटर बराबर 1/10 लीटर होता है। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के क्यूब था, तो 3 बार सेंटीमीटर क्यूब था, तो यहाँ पे हमने 3 बार गुणा कर लीजिए और ये लीटर में आ गया हमारा मान, ये इतने लीटर आ रहा है। अब इतने लीटर आ रहा है दूध उसमें, और 1 लीटर दूध का मूल कितना है 20, तो 10 का गुण, इससे 20 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो इतने लीटर का मूल्य निकल आएगा। तो इधर हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपये, तो 10.45 लीटर दूध का मूल्य क्या हो जाएगा, इसी में हम 20 का गुणा कर देंगे, 10.45 गुणे 20, तो 0 ये 0 8 1 9 और ये 2 मतलब ये 209 पॉइंट, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 200, ये यहाँ पे दशमलव नहीं 209, ठीक है, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 209 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या इसमें आगे और क्वेश्चन में कहता है प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल भी हमें निकालना है, जिसमें 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात करना है, ठीक है, धातु का क्षेत्रफल निकालना है 8 रुपये में, इसमें 8 में प्रति 100 सेंटीमीटर का दर की दर से ज्ञात करना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, तो लिख लेंगे, हमें प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख लेंगे यहाँ पे प्रयुक्त धातु का क्षेत्रफल। देखो प्रयुक्त धातु मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें जो है कि कौन कौन से भाग खुला हुआ है, कौन से भाग, अभी हमने आपको बताया जब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम वहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब साइड का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर नीचे वाले क्षेत्रफल में ऊपर वाला भाग तो खुला है, उसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, नीचे वाला भाग बंद है तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मतलब प्रयुक्त क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के चिन्ह का पाई आर की जगह हम क्या रखते हैं R1 प्लस R2 और L प्लस यहाँ पे ऊपर वाला क्षेत्रफल, नीचे वाला क्षेत्रफल बंद है ना, ऊपर वाला भाग तो खुला है, उसका कोई मतलब नहीं, नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वो भी एक वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, ये कौन सी त्रिज्या है, पहली है तो R1 कर देंगे, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको याद रखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर नीचे में अगर दोनों भाग हैं बंद है तो दोनों भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा R1 प्लस R2 और यहाँ पे आपका L बचेगा, यहाँ पे क्या है R1 का स्क्वायर, 22/7 मान रख दो सीधा, ठीक है। R1 की जगह R1 कितना है 8, R2 कितना है 20, L कितना है 16 प्लस R1 कितना है 8 का सीधा 64 कर दीजिए, या तो लिख दो आप 8 का स्क्वायर, ठीक है। 22/7 गुणे यहाँ पे जुड़ जाएगा 28 गुणे ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे L जो है कि हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊंचाई इसमें H जो दे रखा है वो H ऊंचाई दे रखा था, तिर्यक ऊंचाई नहीं होती, तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखा है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना पड़ता है, हमने आपको फार्मूला लिखाया था ना, L बराबर √H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर लिखाया था ना, तो यहाँ पे आप इसको एक बार L कर लीजिए। अब L की जगह हम यहाँ पे मान निकालेंगे H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, हमने लिखा है ना आपको फार्मूला, जब फार्मूला लिखा रहे थे ये 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका L का मान निकलेगा, मिस्टेक हो गया था थोड़ा, ठीक है। 28 गुणे H की जगह मान रखेंगे कितना है 16 का सीधा हम स्क्वायर कर रहे हैं 256। R1 का मान कितना है, यहाँ पे बड़ी वाली त्रिज्या से हम छोटी वाली त्रिज्या घटाते हैं, तो बड़ी वाली आप R2 माइनस R1 कर लीजिए। R2 कितना है 20 से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 20 से आप 8 घटाएंगे तो आपका 12 आएगा ना, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 64, 7 चौक 28 से तो कट ही जाएगा, ठीक है, कर दो 22 गुणे आप यहाँ से जोड़ देंगे तो कितना आएगा 0, ये आ जाएगा 9 1 10 की 0 2 1 3 400 आ जाएगा, 400 का वर्गमूल ले लेंगे कितना आएगा 64 कर लीजिए,
ये आपका प्लस में था ना, या इसको यार आप यहाँ पे मत काटो, हमने गलती कर दी है क्योंकि वो अष्टक के अंदर था, यहीं पे काट दिया। ठीक है, इसको आप एक बार और लिख लीजिए, यहाँ पे 7 कर लीजिए, यहाँ पे 28 कर लीजिए। ठीक है, 22/7। जल्दीबाजी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे 28 रूट से 400 बाहर है, क्या निकलेगा 20, वर्गमूल 400 का वर्गमूल ले लेंगे 20 + 64। अब यहाँ पे आप करिए 22/7, इन दोनों को गुणा करेंगे 560 + 64। ठीक है, इधर कर लेते हैं 22/7 कूड़े जोड़ देंगे 4 6 6 12 और 5 1 6 624 गुणा करो। अब यहाँ पे काट दो, इसको कट जाए तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसको काटो, नहीं कटेगा ना। तो आपको क्या करना है 22 × 624 करना है, बटे 7 कर देना, भाग देना है। तो आप गुणा कर लीजिए, यहाँ पे ये आ जाएगा करीब 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, करीब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, याद रखना। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है 8 रुपये जो इसका मूल्य लेना है, 8 रुपये का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से लेना, 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर के हिसाब से। तो यहाँ पे स्क्वायर में तो है, अब इसको हम पहले 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से बनाएंगे, तो इसमें हम 100 का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा से लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य कितना है 8 रुपये, 8 रुपये है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर धातु का मूल्य क्या हो जाएगा, का मूल्य 8/100 रुपये। तो 59 धातु का सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य क्या हो जाएगा 59.36 लिख दीजिए आप यहाँ पे 69, मतलब 36 × 8/100 गुणा कर देंगे ना इसमें। तो इसको गुणा करके आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे 100 है। ठीक है, 100 का आप गुणा करेंगे, यहाँ पे 8 का पहले इसमें गुणा करेंगे, तो 8 छंग 48 की 8 हासिल 4 8 3 24 4 28 8 9 72 72 2 74 8 5 40 7 47 8 9 72 72 और इसमें हासिल कितनी थी 4 72 4 76 और 8 कन 8 8 और 7 कितने हो गए 8 7 15। 1 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, तो आप यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, बटे 100 कर दीजिए, भाग दे दीजिए, आ जाएगा 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक खिसक आएगा 156.74, ये आपके इतना रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो है कि इसमें लंबे हैं, आपको कैलकुलेशन याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन करना आसान करना पड़ेगा आपका। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। ठीक है, बीचों बीच से काटा गया है, इसमें याद रखना है। ठीक है, मतलब ऊंचाई बीचों बीच से काटा गया तो ऊंचाई ऊपर नीचे वाले की दोनों की बराबर रहेगी। ठीक है, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, जो छिन्नक नीचे वाला भाग है उसको हम किसमें, शंकु के छिन्नक को व्यास को एक तार में बदल दिया जाता है। ठीक है, जिसका व्यास ये है, तार मतलब व्यास दे रखा है, तो मतलब बेलन। ठीक है, बेलन के आकार का बनेगा, तो दोनों का आयतन बराबर करना पड़ेगा, शंकु के छिन्नक का आयतन और इधर क्या, इधर एक जो तार बन रही है उसका आयतन, दोनों को बराबर करेंगे तो तार की लंबाई ज्ञात करना है। वहाँ पे हमारी लंबाई निकल आएगी, लंबाई मतलब तार की लंबाई मतलब बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इसको भी हम। तो 5वां क्वेश्चन है, पहले हम एक शंकु ले लेते हैं, आधार के समांतर हमने यहाँ से इसको काट दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी ऊंचाई थी बराबर दूरी से हमने काटा है, उस पार का इस पार का मतलब बराबर ऊंचाई से काटा हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी थी, इसकी ऊंचाई आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक भी 10 है।
ठीक है, समझो आप। इसका जो शीर्ष कोण कितना है 60 है, तो ये वाला 30 हो जाएगा, ये वाला भी 30 हो जाएगा। और इसको हम बांटेंगे, यहाँ से बांट देंगे इधर उधर, ठीक है। तो बराबर कोण में विभाजित होंगे। तो यहाँ पे जो हमें त्रिज्या निकालनी होगी, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या अभी हमें पता नहीं है। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे 30 ये है, तो ये कितना होता है, ये 90, ये 90 अंश का कोण हो गया यहाँ पे, क्योंकि सीधे है, लंबवत है। ये भी 90 अंश का कोण होगा। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला आपका हो जाएगा 60, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना 180 होना चाहिए। ये 30, ये 90, ये 60 हो जाएगा। ये वाला कितना है 30, ये 90, ये क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लंबकर्ण आधार से आपको यहाँ पे ये आधार मतलब त्रिज्या निकलेगी, ठीक है। त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें। पहले हम त्रिभुज ये वाले लेते हैं, ये त्रिभुज, ठीक है। इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं, इसको हम सी बोल देते हैं, इसको हम यहाँ पे डी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ई बोल देते हैं। समझो बात की नहीं है। तो पहले हम त्रिभुज क्या लेके चलेंगे, पहले हम त्रिभुज लेके चलते हैं ए डी, इसको आप एफ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एफ लेके चलेंगे, ए डी एफ। तो लिख लेंगे त्रिभुज ए डी एफ में। तो यहाँ पे ये क्या है, ये 60 अंश का कोण है। यहाँ पे दिया क्या है, ये ऊंचाई तो दे रखी है ना, ये त्रिज्या हमें निकालनी है, ये वाली त्रिज्या। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो मतलब tan में देखेंगे, लंब बटे आधार tan, ये क्या है 60, या आप 30 भी करके देख सकते हैं। तो 30 करने पर ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो tan 60 बराबर ये वाले के हिसाब से, तो ये आधार होगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखो, इसको हम बड़ा कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि आप उसी में देखेंगे कहीं समझेंगे नहीं पाएंगे, फिर ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आप ऐसे देखिए, इसको आप ऐसे काट देंगे, तो ये 90 अंश का है। ये पहले से यहाँ 30 60 दे रखा था, तो 30 में कट जाएगा। तो ये 30, ये 90, ये क्या होगा 60, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ऊंचाई दे रखी है, मतलब ये वाली यहाँ से यहाँ तक 10 दे रखी है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लें। ये वाली भी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10 है, ये भी 90 है, ये कितना है, ये आपका 60, क्योंकि ये 30 90 ये 60। ये पूरा त्रिभुज लेके चलेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी हमने बोला, इसको डी, इसको ई और इसको एफ बोला है। तो पहले हम ये छोटा वाला त्रिभुज लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे हम tan 30 लगा रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। अगर हम tan 60 लगा रहे हैं, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। अगर त्रिकोणमिति आपने पढ़ा होगा तो आसानी से आपको पता होगा। tan 60 मतलब ये वाला ले रहे हैं कोण के हिसाब से, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। लंब कितना है 10, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 10 ही तो है, 10 सीधा से लिख लेंगे पहले हम लंब, नहीं तो आप कन्फ्यूज, बटे आधार। लंब कितना है 10, आधार क्या है, ये तो हमारी त्रिज्या होगी ना, इसको आप बोल दीजिए R2 या R1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको R2 ही बोल दीजिए, R2। tan 60 का मान कितना होता है √3, तिर्यक गुणा कर लो, √2 बराबर 10 बटे √3 है, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है। अब हम ये वाला पूरा त्रिभुज लेके चलेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक AEC लिख लेंगे, त्रिभुज AEC में यहाँ पे ये वाला कोण लेके चलेंगे tan 60, तो लंब ये पूरी हो जाएगी। ये लंब कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो आप लंब कर लीजिए बटे आधार कर लीजिए। तो लंब कितना है 20, आधार कितना है, आधार तो हमें निकालना है, ये क्या है R1। तो tan 60 का मान √3 बटे 1 बराबर 20 बटे R1। तो R1 क्या निकल आएगा 20 बटे √3, R1 R2 का मान निकल आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी जो शंकु का छिन्नक था, हम उसकी हमारी त्रिज्या निकल आई, R1 R2 निकल आया। तो मतलब हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। जो छिन्नक है, मतलब छिन्नक ऐसे कुछ था, छिन्नक उसकी जो हमने दोनों त्रिज्याएं निकाल ली। ऊंचाई हमारी पहले से दी गई थी, ऊंचाई कितनी 20 दे रखी थी, और एक त्रिज्या हमने निकाली 10 बटे √3, एक त्रिज्या हमने निकाली 20 बटे √3। तो मतलब इसका आयतन हम निकाल सकते हैं। और इसका इसी से हमने क्या बनाया है, इसी से हमने एक तार बनाई है। तो मतलब दोनों का आयतन हम बराबर कर लेंगे, सीधा से लिख लेंगे यहाँ पे छिन्नक का आयतन। हमने बताया था ना, अगर कुछ चीज़ बना रहे हैं किसी चीज़ से, तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे। छिन्नक का आयतन बराबर कर दीजिए
तार का आयतन, तार का आयतन मतलब बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन या तार का आयतन। छिन्नक का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। आपको फार्मूला याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, r2। बेलन का क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। देखो बेलन के बारे में कुछ दे रखा है ना, बेलन का व्यास दे रखा है, हमने लिखा नहीं, व्यास दे रखा है 1/16, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1/16 का आधा 1/32, हर में गुणा हो जाएगा, याद रखना, हमने लिखा नहीं है, हम सीधा सा आपको समझा दिए। 1/3 22/7। h का मान कितना है, h का मान आपका 20 दे रखा है। r1 का मान कितना है, r1 का मान आपका 20/√3, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, लिख लीजिए 20/√3 का स्क्वायर, इसको आप बड़ा कोष्ठक कर लीजिए। r2 का मान 10/√3, इसका भी आप स्क्वायर करेंगे। r1 गुणे r2 20/√3 गुणे 10/√3, बंद कर लीजिए। 22/7 r1 का स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब बेलन की त्रिज्या, तार की त्रिज्या, व्यास कितना है 1/16, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/32। अगर कोई चीज़ 1/8 है, उसका आधा करेंगे तो क्या होगा 1/16, मतलब अगर बटे में है, आधा करने को बोल रहा है, तो उसके हर में हम 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये 1/16 आधा होगा, मतलब 1/8 का आधा क्या होगा 1/16। तो यहाँ पे व्यास दे रखा है 1/16, तो उसका आधा त्रिज्या होती है, तो 1/16 का आधा है 1/32, ठीक है। फिर 1/32, फिर गुणे h, ऊंचाई ही हमें निकालनी है उसकी, ठीक है। ऊंचाई मतलब लंबाई, बेलन की लंबाई या ऊंचाई, बात तो ये, ठीक है। जो भी कटेगा काट देंगे। 22/7 और कोई कट रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है। 20/3 और ये हो जाएगा 400/3, 100/3, 200/3, 1/32 गुणे h। यहाँ पे आप कर लीजिए 20/3 गुणे, ये हो जाएगा 400, 500, 5 700, 700/9×27 बराबर 1/32 गुणे 1/32 गुणे h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। देखो कैलकुलेशन करने में कुछ मिस्टेक होता है, थोड़ा जल्दीबाजी थी, इसी में मैंने मिस्टेक कर, जल्दीबाजी तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दीबाजी, यहाँ पे जो हमने ऊंचाई रखा था वो 20 रखा था, ठीक है। 20 नहीं रखना चाहिए, 10 रखना चाहिए, क्योंकि पूरे शंकु की ऊंचाई जो थी वो 20 थी, ठीक है। 20 पूरे शंकु की ऊंचाई थी। छिन्नक मतलब नीचे वाले भाग आधा आधा कर दिया था ना, तो छिन्नक की ऊँचाई कितनी बचेगी, 10 बचेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक ही कर दिया था, तो 10 हम रख दिए यहाँ पे, तो 10/3, यहाँ पे भी 10/3, ठीक है। हमने यहाँ पे जो आप एलसीएम लेंगे तो ये पूरा ये कितना आ जाएगा 700 यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। ये 700/3 हमने इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख दिया था, ठीक है। माइंड थोड़ा बहुत काफ़ी टाइम हो गया इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। ये 3 अब यहाँ पे आपको करना है, ये 3 3 9, यहाँ पे ये 9 बचेगा, ठीक है। अब आपको 7000 गुणे 32/9 का भाग दे देना, तो जो पूरी ऊंचाई निकलेगी वो आपकी, हम सीधा से लिख देते हैं, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 7 9 6 4 4 4.44 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। ये ऊंचाई आपकी निकल आएगी। देखो कैलकुलेशन लंबी होती है, इसलिए काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटे के 1.5 घंटे के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारी ये वाली पूरी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। हमने आपको समझाने की कोशिश बहुत अच्छे से की है, बस आपको थोड़ा सा गुणा में मिस्टेक हो जाता है मान रखने में, ठीक है। अभी कॉपी है तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है, थोड़ा बोर्ड वोर्ड होता तो उसमें ज़्यादा समझ में आता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।